हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो मार्च 2023 में इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर कोड जो है 58/4/2 का सेट नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो आप इसको फॉलो करिए और अपनी रिवीजन स्टार्ट करिए और देखिए कि क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये रहा इसका फ्रंट पेज। ये आपको 27 पेजेस का क्वेश्चन पेपर है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का 15 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है जी, उसके दौरान ही आपको क्वेश्चन समझने हैं और पूरे जो क्वेश्चन पेपर हैं वो कितने हैं? क्वेश्चन 34 क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चे, कितने क्वेश्चन है? 34 क्वेश्चन है और 27 प्रिंटेड पेजेस हैं। 80 मार्क्स का पेपर है, आपको जैसे पता है, और 3 आवर्स लगेंगे। तो चलिए ये कोड नंबर मैं लिख लेता हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। उसको शुरू करेंगे हम। तो कोड है यहाँ पे 58/4/2 सेट नंबर 2। ठीक है जी, और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है, इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मार्च 2023 को जो पेपर हुआ है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को पढ़ना। यहाँ पे जैसे कि आपने बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर या अपनी बुक्स में या आपकी क्लास में भी ये डिस्कस हुआ होगा कि बच्चों सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमी का है। ठीक है जी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ओके, पहले मतलब इस पेपर में 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं। ठीक है, जो एक एक नंबर के हैं। फिर 4 क्वेश्चन शॉर्ट हैं 3 नंबर के, 60 से 80 वर्ड तक लिखने हैं। और उसके बाद फिर 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप 2 हैं। ठीक है जी, उसके 4 मार्क्स के हैं, वो 80 से 100 वर्ड्स हैं। फिर 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं जो 6 मार्क्स ईच के हैं, टू बी आंसर्ड इन 100 to 150 वर्ड्स। सभी क्वेश्चन के जो भी पार्ट हैं वो ऑल टुगेदर एक साथ ही करने हैं। ओके जी, तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, एक साइड आपको हिंदी में आएगा और एक साइड इंग्लिश में आएगा। जो भी आपकी लैंग्वेज है, मीडियम है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें से आप क्वेश्चन करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसी तरह जैसे आप क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आंसर शीट पे आओगे तो आपको भी यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन ए लिखना है। ठीक है बच्चों कोशिश करना आप कि सीरियल ऑर्डर में ही क्वेश्चन हो। ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता, फिलहाल नहीं याद आ रहा, एकदम आप गलत नहीं लिखना चाह रहे, तो आप उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। वो क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, वो क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर ऐसे लिखेंगे और वो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसका आंसर देखते हैं क्या है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन द अकाउंटिंग सेंस। ओके, और इसका स्टेटमेंट नंबर 2 है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन रिजॉल्ट बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। तो ये चीज़ें आपको नीचे वाले ऑप्शन तो पता ही होते हैं। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ये बताइए कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू और बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो 1 है, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस्ड होता है अकाउंटिंग सेंस में, नो डाउट। और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो फॉल्स है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन रिजॉर्ट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस नहीं होती जो बैलेंस को मेंटेन करती हैं, वो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, तो जो रीज़न है ये नीचे वाला वो गलत है। तो आपका स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो ये ए ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप आंसर में लिखेंगे ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आप ऐसे लाइन लगा दीजिए और फिर हम सेकंड आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको ये आंसर नहीं आ रहा, आपको रुकना है, आपको सोचना है, तो आप जगह छोड़ दीजिए। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है। चलिए अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ। बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 के इसके सेकंड के 2 पार्ट है, ए या बी और लिखा हुआ ना, तो आपको यहाँ ए अटैम्प्ट करना है या बी करना है। तो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। हालांकि मैं आपको दोनों का आंसर बताऊंगा। यहाँ पे आपने ऑप्शन ए का आंसर देना और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड दोबारा डाल के बी, जो दोनों में से जो आता होगा आपने वो अटैम्प्ट करना है, लेकिन मैं आपको दोनों कराऊंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखें
If the marginal propensity to save is 0.5, what will be the value of investment multiplier? Choose the correct alternative. 1, 2, 1.6, 1.45. तो यहीं से देखने से ही लग रहा है कि जो आंसर है वो हमारा 2 है, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर है. ओके, ऑप्शन बी कैसे राइट है? बिकॉज हमारा एमपीएस कितना है? 0.5. तो 1/0.5 अगर कर दो आप तो ये 2 ही आएगा आंसर. तो ये हमारा 2 आंसर आ गया. ठीक है, इसकी जगह यहाँ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम बाय 3,000 रुपीज़ करोड़ एज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1200 करोड़. द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी A 2, B 2.5, C 4 एंड D 5. तो इसमें हमारा क्या आएगा? 2.5. 2.5. तो इसका मतलब बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी. ठीक है, 2.5 लिखना चाहो तो लिख लो. ऊपर वाले में भी हम 2 लिख लेते हैं. 2.5 कैसे आया? 3,000 को 1200 से डिवाइड कर लिया हमने. ठीक है बच्चे, ठीक है, ये आपका सेकंड आ गया. उसके बाद ये फॉर्मूले आपको इसके अच्छे तरीके से याद होने चाहिए. ठीक है जी. और उसके बाद हम थर्ड आंसर की बात करेंगे. थर्ड आंसर क्या कह रहा है बच्चों? एन इंडियन एक कंपनी रिसीव्स अ लोन फ्रॉम द कंपनी लोकेटेड अब्रॉड. बाहर से कैपिटल उसने उधार ली है. ठीक है, लोन के फॉर्म में. दिस ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड एज डैश साइड ऑफ द डैश अकाउंट इन द इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो हमें ये किस तरीके से सोचना है? तो थर्ड क्वेश्चन का ये क्या बनेगा? ये तो क्रेडिट साइड में आएगा और ये कैपिटल आइटम है. ठीक है जी, ये कौन सी है? कैपिटल अकाउंट की आइटम है, रेवेन्यू आइटम नहीं है. नेचुरली ये कैपिटल है और ये क्रेडिट में जाएगी. तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन वो क्या है? क्रेडिट. ठीक है, 2 थे ना हमारे पास फिलअप्स, इसमें 2 जगह ब्लैंक्स था. तो यहाँ पे आएगा पहले क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट ऑफ बैलेंस पेमेंट. ठीक है, कैपिटल साइड की, कैपिटल अकाउंट की. ठीक है बच्चे, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. ठीक है बच्चे, ठीक है जी. अब उसके बाद थर्ड ये हो गया. अब हम फोर्थ आंसर की बात करेंगे. तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि वो कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली. स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज एडिशन टू द फिजिकल कैपिटल एंड चेंजेस इन द इन्वेंट्री एट इक्विलिब्रियम लेवल. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल. स्टेटमेंट 1 क्या है? इसका मतलब हमारे पास इसका है स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ठीक हैं. स्टेट इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज एडिशन टू द फिजिकल कैपिटल चेंजेस इन द इन्वेंट्री. और स्टेटमेंट 2 क्या है? एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट सेविंग्स आर इक्वल. यस, दोनों ठीक है ये तो. ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या आया इसका? फोर्थ का सी. फोर्थ का सी है, जिसमें हमने ये लिख सकते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू. ठीक है जी. चलिए अब हम किसकी बात करेंगे नेक्स्ट? फिफ्थ आंसर की. तो पहले हम साथ में फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं. बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल अप द ब्लैंक्स. करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय विद द पीपल. बी ऑप्शन है अदर डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट. सी ऑप्शन है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट. और डी ऑप्शन है करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट्स. तो फिफ्थ का आंसर हमारा कौन सा? डी, करंट अकाउंट डिपॉजिट. ठीक है, और फिक्स डिपॉजिट. ये डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा. तो यहाँ मैं जो आंसर लिख रहा हूँ बच्चे वो है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स. ठीक है जी. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. तो 6 के लिए हालांकि हमें एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ. हमें इसका आंसर ढूंढना है. क्या है वो? कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली. डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मे लीड टू अ राइज इन द एक्सपोर्ट्स. स्टेटमेंट 2 ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन नेशनल रूपी परचेजिंग पावर ऑफ US डॉलर मे इंक्रीज.
ठीक है, वो कह रहा है, अब बता, वही चारों ऑप्शन में से आपको बताना कि क्या है। तो ये 6 का जो है, दोनों चीज़ें मेरे को ठीक लग रही हैं, ये ठीक है, यस। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में लीड टू राइज इन एक्सपोर्ट्स नेचुरली। उसके बाद ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन नेशनल परचेजिंग पावर ऑफ यूएस डॉलर में इंक्रीज, यस ये बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ठीक हैं। तो 6 क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 पार्ट्स हैं। तो पहला ये ए पार्ट का जो है वो ऑप्शन सी जिसमें बोथ राइट थे, ये आ गया। और इसमें आपको बी भी करना पड़ सकता है, दोनों में से आप क्या चूज़ करते हो। तो इसके बी में है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनटेंजिबल आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन, बी ऑप्शन इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल, सी ऑप्शन एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज टू यूएसए, एंड डी इंपोर्ट ऑफ कोल ऑफ स्टील कंपनी इन इंडिया। तो बच्चों एन इंटेंजिबल के फॉर्म में आईटी ही आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हुए सर्विसेज के फॉर्म में, बिकॉज सर्विसेज हैं इसलिए ये इसमें आएगा। ओके जी, तो यहाँ पे 6 का हम क्या लिखेंगे, 6 का बी का सी ऑप्शन आईटी सर्विसेज, बी पार्ट क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन ए, ये क्वेश्चन बी, इसका ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन सी जिसमें वो कह रहा है आईटी सर्विसेज इन यूएसए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे करते हैं इसको। नेक्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सेवन आंसर, वो कह रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द फिल इन द ब्लैंक्स 1 and 2। 1 ये है, 2 ये है। तो बेटा इससे सिंपल क्वेश्चन कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड है, तो इसको मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इधर जा रहा है, फर्म गुड्स एंड सर्विसेज इधर आ रही है, ये क्या आ रहा है आपका एक्सपेंडिचर, और इधर आपका क्या आ रहा है इनकम। तो आपको बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ ये आएगा फैक्टर इनकम, तो ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, 7th का सी। 7th का देखो ये ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन, इसमें यहाँ पे आएगा फैक्टर इनकम और इधर क्या आएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये तो आपका कौन सा हाउस होल्ड सेक्टर है, ये फर्म्स है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है जी, तो 7 का जो आंसर आएगा वो है सी। ठीक है, उसमें जो ऑप्शन है फैक्टर एंड कंजम्पशन का, और ये हमारा फिगर 7 का ए। और अब हमें 7 का बी भी करना पड़ सकता है, अगर किसी को ये ना समझ आए वो 7 का बी अटैम्प्ट करे। तो इसमें क्या है बेटे, ऑपरेटिंग सरप्लस डज नॉट इंक्लूड, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करता, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये क्या आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नेचुरली डी, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। तो ये इसका डी ऑप्शन आ गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एट्थ, उसमें रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स असर्शन ए एंड रीजन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। असर्शन ए क्या, रिच पीपल हैव लोअर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एज कंपेयर टू पुअर पीपल। ओके, और रीजन क्या, कंजम्पशन कर्व्स मेक एन इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस एट द पॉइंट अबव ऑन द ओरिजिन। तो आपको ये बताना है 8th में ये कौन कौन से उसके असर्शन बेस्ड क्वेश्चन का ये है, असर्शन ए का रीज़न बी है या नहीं है। ठीक है जी, पहले इसको अंडरस्टैंड करिए फिर मैं आगे बात करता हूँ आपसे। तो इसमें वो कह रहा है कि बोथ असर्शन ए आर ट्रू, ठीक है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, पर जो आर है रीज़न है जो, वो ऊपर वाले का रीज़न नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं बता रहा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ये बी। ठीक है जी, क्या आ गया ऑप्शन बी। तो 8th का ऑप्शन बी आ गया। तो यहाँ मैं लगा दूंगा लाइन, और ये 9th आंसर की तरफ अब हम बढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चे 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI डैश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन बिड टू डैश स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। आपको राइट आंसर बताना, ये बैंकिंग वाले चैप्टर से है, बी ऑप्शन आएगा, परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
ठीक है, इन ए बिड टू डिक्रीज द स्टॉक ऑफ मनी। ठीक है, तो ये हमारा आया 9th का, ये आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या आएगा, परचेज और डिक्रीज, ये आपका आंसर आ गया। ये हमारा 9th आ गया। उसके बाद 10th आंसर क्या होगा वो हम आगे बढ़ रहे हैं। टेंथ देखो बच्चों, ये फिर आपके दो आ गया, सेकंड क्वेश्चन आ गया एक तरह का रीजन बेस्ड। ठीक है, पहले 2 स्टेटमेंट वाले थे, फिर ये 2 असर्शन वाले। तो देखा जाए ऐसे 4 क्वेश्चन आए हैं आपको ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस बार। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। असर्शन क्या है, एक्सेस डिमांड डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रियल आउटपुट। और उसके बाद रीजन आर, एक्सेस डिमांड क्रिएट्स अ गैप बिटवीन एक्चुअल डिमांड एंड डिजायर्ड डिमांड कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो रीजन और असर्शंस आपको पता ही है कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करिए, मैं बताता हूँ। तो इसमें भी फिर वही आ गया कि दोनों स्टेटमेंट्स तो ठीक है, बट जो आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। ठीक है, तो 10th का ऑप्शन भी क्या आ गया, ऑप्शन बी। यहाँ हमने लाइन लगा दी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th की, उसका आंसर क्या होगा। तो 11th में भी बच्चों आप देखो तो ये आ जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए, 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। बाकी जो MCQs है 10 वो अब आपको इंडियन इकोनॉमी में मिलेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल बैंक नीड्स टू इंटरवीन अंडर द मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड रीजन। या दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट बैलेंस। तो बच्चों मैं आपको ये दोनों करके दूंगा, आपको मर्जी है जो आपको याद रखना है, क्योंकि पर पेपर में भी आपको एक ही करना है। तो पहला क्वेश्चन था द सेंट्रल बैंक नीड्स टू इंटरवीन इन अंडर द मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, यस। तो इसका आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ कि इसका आंसर है यस, अंडर द मैनेज्ड फ्लोटिंग system the central bank allows the exchange rate to be determined by market forces of demand and supply. It may buy and sell foreign exchange to नॉर्मल करने के लिए, जिसको मॉडरेट भी बोल सकते हैं, मॉडरेट एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम, या उसको हम फ्लक्चुएशंस भी बोल सकते हैं, फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए। ठीक है बच्चे, और दिस इंटरवेंशन इज undertaken to keep the exchange rate within the desired range। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अब हम 11th के बाद बढ़ते हैं। इसी ए पोर्शन था। अब इसका जो और का 11th का बी है, मैं उसका आंसर आपको लिखवाऊंगा। ठीक है जी, तो आंसर बी का क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट सरप्लस। ठीक है जी, तो इसका आंसर मैं लिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे टी शेप में बना लेते हैं, थोड़ा आसानी रह जाएगी समझने को में भी और एक्सप्रेस करने में भी। यह आएगा सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट सरप्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा
व्हेन एक्सपोर्ट्स आर हायर देन इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल ट्रेड ओनली। ठीक है जी, ट्रेड में तो फिर विजिबल ट्रेड्स ही आएगा ना। उसके बाद दिस, यहाँ लिखो दिस सरप्लस अराइजेज फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल, इनविजिबल एंड इवन यूनिलेटरल, मतलब जो एक तरफा ट्रांसफर्स हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ठीक है जी, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर मोर देन मतलब जो एक्सपोर्ट है विजिबल का, इनविजिबल का और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मोर देन इंपोर्ट्स ऑफ ऑल दीज 3 आइटम्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट है। ठीक है जी, ये आपका आंसर था बच्चे, ये सिंपल सा आंसर था। अब वो अटैम्प्ट करना है या ये अटैम्प्ट करना है, ये आप पे निर्भर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में वो कह रहा है, सुपोज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ ए कंट्री in a particular year was rupees 1200 crore. Net factor income from abroad was 120 crore. The value of the net indirect taxes was 130 crore and the national income was 950 crore. तो अब क्या करेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हमारे पास गिवन क्या है, नेट नेशनल इनकम। हमारे पास क्या गिवन है, नेशनल इनकम गिवन है ना 950। हम पहले उसी को लिख लेते हैं। ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ फैक्टर कॉस्ट पे इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास। इसका फॉर्मूला लगेगा जीडीपी एमपी माइनस डेप्रीसिएशन, उसमें आएगा प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। माइनस क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर है 950 की, ये है फिगर 1200 की। डेप्रीसिएशन हमें कैलकुलेट करनी है, प्लस 120 हमारा ये गिवन है, 130 है ये। और लास्ट में फिगर कौन सी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की नेट फैक्टर इनकम 120 है और 130 लेस करना है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास टैक्सेस कितने हैं 130 के और नेट फैक्टर इनकम 120 की, ये ऐड करनी है और ये माइनस का टैक्सेस माइनस कर देना है हमें। ठीक है जी, यही फॉर्मूला होता है ना। 1200 में जो ग्रॉस जीडीपी है मार्केट प्राइस के, उसमें डेप्रीसिएशन माइनस करके नेट फैक्टर इनकम को अब्रॉड को ऐड कर लेना और नेट इंटरेक्ट टैक्स को लेस कर देना। अब डेप्रीसिएशन मैं इधर ले जाऊंगा और 950 इधर ले आऊँगा। ठीक है बच्चे, तो अब हम क्या करेंगे, चलो अभी यहाँ इसको ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं। 1200 में ये 1220 और आ जाएंगे, ये आ जाएगा 1320। 1320 में से 130 बचे, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, आपके पूरे साल की मेहनत का नतीजा ये। ठीक है, तो आराम से और कूल माइंड से, ये ना हो कि अच्छे खासे सवाल को हम उसका सवा सत्यानाश करके रख दें। ठीक है, और डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 1290 माइनस 950। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 290 240 पर 9 में से 5 के 4 240 आ गया। ये आपका आंसर आया बच्चे। ये डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट कर ली, 240 हमारी क्या आ गई बच्चे, डेप्रीसिएशन आ गई। ठीक है बच्चे, ये 1290 ही है ना। ओके बेटे, 1290 में से 950 माइनस कर दिए इधर आके और ये डेप्रीसिएशन इधर आ गया। सिंपल था ये, एक बार दोबारा देख लीजिए। बस ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे भी होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अब 13 क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया, चलो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13 आंसर नंबर लिख लीजिए यहाँ पे। तो चलिए अब हम इसको बात करते हैं, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13।
ये रहा भाई साहब आपके सामने. रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली. आफ्टर सेटिंग अप ऑफ द वर्किंग ग्रुप टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इंडिया इन 2020 मतलब 2020, द RBI रिवील्ड अ कंसेप्ट दैट अ डिजिटल रूपी, जिसको हम ई रूपी भी बोलते हैं, ऑन 7 अक्टूबर 2022. The e-rupee will provide an additional option to the currency available forms of money. It is substantially not different from banknotes, but being digital, it is likely to be easier, faster and cheaper. चलो ये तो अच्छी बात है, समझ लग गया. ये तो बहुत सिंपल सी बात कर रहा है. ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट तो ये है, आगे स्टेटमेंट कंटिन्यूड है. RBI said that broadly defines CBDC as a legal tender issued by the central bank in the form of digital form. It is similar to paper currency in a different form. On the basis of the above text and common understanding, answer the following question. Very good. अब भाई बात कि एक क्या है, क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इंडिकेटेड इन द अबव टेक्स्ट. ठीक है जी. तो 13 का जो आएगा रोल फंक्शन उसका क्या है. ठीक है, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फंक्शन. हाँ, तो ये आ गया इशू ऑफ करेंसी, इशूइंग करेंसी फंक्शन. ठीक है जी. ओके, क्योंकि RBI ही करेंसी को इशू करने की ताकत रखता है. ओके, और इसको अब आपको एक्सप्लेन करना है. और बी क्या है, स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल रूपी. तो इसमें क्या है, तो एक तो ये फास्टर है, दूसरा ईजियर पेमेंट है. ठीक है जी. अब इसको आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके बच्चा, चलिए अब हम 14th आंसर की तरफ बढ़ते हैं. ये बहुत ईजी था बच्चे. 14th में आ गया क्वेश्चन हमारा, एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनमस कंजम्पशन. नेशनल इनकम कितनी है हमारी, 5000 MPS, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.2, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 800 करोड़. तो ये तो चीज़ें गिवन है. तो यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूँ वाई हमारा कितना है बेटा 5000, और MPS कितना है हमारा 0.2, और MPC इसमें से हम कैसे निकाल सकते हैं, MPS दैट इज़ 1 माइनस 0.2, और ये आ गया 0.8. MPC M मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आ गया 0.8. ठीक है, और Y का क्या फॉर्मूला आता है, C प्लस I. ठीक है, ये गिवन है हमें. ओके, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I कितना यहाँ पे 800 गिवन है. चलो ये हमारे पास Y कितना है, Y तो यहाँ पे आ गया. इसको पहले हम और एक्सपेंड कर लेते हैं. ये आ जाएगा हमारे पास, ये C बार प्लस ऑटोनमस कंजम्पशन C बार ही होता है ना, प्लस MPS Y. ठीक है, प्लस I. तो Y कितना है हमारे पास यहाँ पे 5000, ऑटोनमस कंजम्पशन C, प्लस ये कितना आ गया ये 5000 है. एम को इनकम तो आपकी 5000 है ना, और इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो MPS से, और प्लस I क्या आ गया बच्चे 800. तो इसको आ गया 5000 प्लस C बार इज इक्वल टू 845. ये आ गया 4000 प्लस 800, 4000 प्लस 800, और ये आ गया 5000 इज इक्वल टू C बार प्लस 4800. ओके जी. तो अब C बार इज इक्वल टू 5000 माइनस 4800, और C बार कितना आ गया बच्चे 200 करोड़. ये आपका आंसर है. बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, बहुत इजी पेपर है ये. ठीक है जी. पता नहीं क्यों डरते रहते हैं बच्चे इकोनॉमिक्स से. चलो ओके. चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, 15th आंसर, डिस्कस द, अब सॉरी क्वेश्चन तो पेपर तो दिखाऊँ मैं आपको. डिस्कस ब्रीफली हाउ द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन एंड यूजिंग द फॉलोइंग. पहले टैक्सेशन पॉलिसी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी. तो यहाँ पे ए आएगा पहले टैक्सेशन
पॉलिसी। तो डिफ्लेशन में उस सरकार को क्या करना होता है, हमें उसके बारे में बात करनी है। टू कंट्रोल डिफ्लेशन, गवर्नमेंट में, टू पहले लिख लूँ मैं, टू कंट्रोल डिफ्लेशन गवर्नमेंट में रिड्यूस द टैक्स रेट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, टैक्स रेट्स को वो कम कर देंगे। दिस विल इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम in the hands of general public, consequently it may lead to a rise in aggregate demand। ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगी इससे। और उसके बाद बी कौन सा हमारा इसका, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। हाँ, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी इसमें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गवर्नमेंट में राइज इट्स एक्सपेंडिचर टू कंट्रोल डिफ्लेशन। ठीक है बच्चे, विच विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर में पहला ए आंसर मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वन, इसका पहला पॉइंट है ए का, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एसेंशियल आइटम्स लाइक फूड grains almost free to the families below poverty line. Identify and explain the objective of the government budget indicated। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पहला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पहला पॉइंट क्या आ गया फिर, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, वो कह रहा है डिफाइन करो रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो यहाँ पे सेकंड, ए का ही सेकंड है पहले, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, व्हेन यूर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है जी, और दूसरा कौन क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट। आप इसको थ्योरेटिकल वे में भी लिख सकते हो और फॉर्मूले के फॉर्म में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। इसमें आता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे 16th क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ। तो 16 क्वेश्चन का बी पार्ट तो ये रहा, लेकिन मैं पहले पेज और आगे कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ये बी पार्ट 16 क्वेश्चन का आंसर नंबर 16 का बी पार्ट। तो चलिए वो क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद वैलिड रीजंस। हाई टैक्स ऑन हायर इनकम ग्रुप एम्स टू अचीव द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। आपको आंसर भी देना है और वैलिड रीज़न भी देना है। तो हाई टैक्स रेट से इनकम ग्रुप को ज़्यादा लेके एम क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपका पहले का जो आंसर है इसका वो है फॉल्स। गवर्नमेंट यूजेस
टैक्सेशन पॉलिसी टू improve the distribution of income and wealth. It indicate the redistribution of income of the गवर्नमेंट बजट। ठीक है बच्चे। सेकंड क्या है? सेकंड है बोरिंग्स आर रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। फॉल्स। ये क्या होती हैं एक्चुअली? कैपिटल रिसीट्स। मतलब बोरिंग्स आर, रीजन तो ये है ना, बोरिंग्स आर कैपिटल रिसीट्स। अब तीसरा क्या बचे? तीसरा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये क्या है? फॉल्स। इफ बोरिंग्स आर टू बी यूज्ड फॉर some development purposes, it may not be फिजिकल डेफिसिट ऑलवेज लीड टू इन्फ्लेशन। ये क्वेश्चन है ना, मैं क्वेश्चन पढ़ लिया था, मैं सीधे आंसर लिखना शुरू कर दिया। फिजिकल डेफिसिट ऑलवेज लीड टू इन्फ्लेशन। False. If borrowings are used for some development purpose, it may not lead to inflation. इसका आंसर ये है। ठीक है बच्चे, ये 16th भी आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं 17 की तरफ। 17th में आपको बताना है कि इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या है, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है। तो चलिए 17th का हम आंसर लिखते हैं बच्चों। 17 का फर्स्ट क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है। वेयर पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल ऑफ वन कंट्री कैन मूव्स फ्रीली। ठीक है जी। और उसके बाद ये ए आ गया था, और ये इसका बी। बी में क्या है? मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो वो क्या आएगा? ये फिर वही आ गया, हम सबकी इनकम उनकी आगे की रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस चारों को ऐड करके प्रॉफिट, ये सारा इनका ऐड होके आ जाता है, क्योंकि यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सारे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो। तीसरा क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तीसरा क्या है बच्चे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। टोटल रेमुनरेशन इन कैश काइंड और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ये सारा कुछ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट बन जाएगा बेटे। ठीक है जी। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। ये सेक्शन ए 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये सेक्शन बी। सेक्शन बी आ जाएगा कौन सा? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है जी। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है बच्चे।
तो 18th आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, 18th क्वेश्चन पढ़ो, वाह 2 क्वेश्चन है जी। तो 18 का ए या 2 दोनों में से आपको कौन सा अटैम्प्ट करना है वो आपकी चॉइस रहती है। मैं उन दोनों के आंसर लिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे पहला क्या आ रहा है बच्चे? पहला आ रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर डैश इन इंडिया एंड डैश इन पाकिस्तान। ठीक है जी। तो हमें इंडिया का तो पता ही है 1991, बहुत सिंपल है। अगला 88 में हुआ था, ये ठीक है, पाकिस्तान वाला। तो 18 का ए का ऑप्शन डी, 18 का ए का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी। और इसका बी, 18 आंसर नंबर का बी पार्ट क्या है? वो है पाकिस्तान अहेड ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ HDI, पर कैपिटा इनकम, असेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज़, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। किस में ज़्यादा है बच्चे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन बर्थ, तो सी में वो बेटर है, असेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज़। तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लिखते हैं जी। उसके बाद 19th का है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ चाइना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक है जी, मतलब कौन कौन सी चाइना में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाइज ये आइटम हुई सी? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो 19th का जो आंसर है वो पहले सबसे पहले ये आया था 5 ईयर प्लान, फिर ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन आया था, फिर पहला ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन और चौथा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो 19th का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। बच्चों ये बड़ा ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है, ध्यान सोच समझ के टाइम लगा के करना। ओके जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन ए एंड रीजन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज मल्टीफैक्टर्ड एंड रीजन वर्कर population ratio is an indicator used for analyzing the employment situation in a country। तो अब इसको कूल माइंड से समझिए क्वेश्चन को, और ये आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसका आंसर है बी। दोनों चीज़ें ठीक है, लेकिन बी इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का क्या बचे? 20th का ऑप्शन आ गया बी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 है अंडर द ब्रिटिश रूल कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्रॉम डैश क्रॉप्स टू डैश क्रॉप्स। तो किस पे चले गए थे हम? अंडर द ब्रिटिश रूल कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड शिफ्टिंग, हमारा एग्रीकल्चर किससे हो गया था? इसका भी 21 का सी, फूड क्रॉप से हम कैश क्रॉप पे चले गए थे। तो ऑप्शन 21 का क्या आ जाएगा? अगेन ऑप्शन सी। उसके बाद 22nd आंसर, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टरनेटिव ऑफ द इज नॉट एसोसिएटेड विद द गोल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी प्लानिंग इन इंडिया। ensuring equitable standard of living, technological advancement, increase in economic growth, promoting imports of luxury goods। तो नेचुरली 22 का अगर ये ए क्वेश्चन का डी पार्ट है ऑप्शन है ना, 20 ऑप्शन डी। और क्या है 22nd आंसर का बी। In 1951, agriculture contribution to India's national income was dash. Choose the correct alternatives to fill in the blanks.
हाईएस्ट अमंग द थ्री सेक्टर्स, लोएस्ट अमंग द थ्री सेक्टर्स, लोअर देन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, लोअर देन द सर्विस सेक्टर। आपको बताना क्या, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड अच्छी तरह करिए। 1951 में एग्रीकल्चर हमारा था जो कंट्रीब्यूशन इंडियाज नेशनल इनकम वाज डैश, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए आप बताइए। ए हाईएस्ट अमंग द थ्री, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इन 19 में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज नेशनल इनकम वाज, ठीक है जी, नेशनल इनकम है। तो ऑप्शन इन 1951 एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर टू इंडिया नेशनल इनकम वाज ए, ठीक है, 22 बी का ऑप्शन ए। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 क्या कह रहा है, डैश मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस टू मंडीज। तो 23 का हमारे पास एक रेगुलेटेड, पीरियोडिक, डेली एंड वीकली, नेचुरली पीरियोडिक है। 23 आंसर का क्या है, ए रेगुलेटेड, ठीक है बच्चे, 23 ये आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, ठीक है। 24 फिर वो असर्शन बेस वाला आ गया, ठीक है। असर्शन बेस में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन ए एंड रीजन आर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन। चाइना adopted an open door policy as the major economic reforms initiative, ठीक है जी। It aimed at industrializing the country on a massive scale। और ये चार अल्टरनेटिव जैसे कि आपको पता है गिवन होते हैं, तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आ रहा है, दोनों चीज़ें ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को मैसिव स्केल पे हुआ था, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन बी, 24 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है बच्चे। अब हम अगेन 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला ए ऑप्शन इसका क्या है, कैरिंग कैपेसिटी इम्प्लाइज दैट। कैरिंग कैपेसिटी किसको कहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करिए फिर हम डिस्कस करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ द रीजनरेशन। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन should remain above the rate of regeneration. Generation of waste should remain within the absorption capacity of the environment. Generation of the waste should be more than the absorption capacity of the environment. तो बताइए कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है। 1 और 4, 1 and 4, बी ऑप्शन 1 and 3, सी ऑप्शन 2nd and 3rd एंड डी 2nd and 4th। तो 25 का जो ए है उसका ऑप्शन बी है पहला, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो। नेचुरली ये बिलो रहना चाहिए रेट ऑफ जनरेशन से, कि हमें एक्सट्रैक्ट कम करना है, ठीक है, यूज़ कम करना है और रीजनरेट ज़्यादा करना है। और थर्ड है जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड बी रिमेन विद इन दैट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1 and 3rd जो है, ठीक है। उसके बाद 25th क्वेश्चन का बी पार्ट, ठीक है बच्चे। 25th का बी पार्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन। डैश सिस्टम रिजॉर्ट्स मेंटेन्स एंड एनहांसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू फिल अप द ब्लैंक्स। केमिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग और मल्टी लेयर्ड फार्मिंग, ठीक है। तो आप बताओ 25th का बी क्या है, नेचुरली बी ऑर्गेनिक फार्मिंग। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए ऑप्शन बी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये आपका 25th आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन की तरफ। 26 क्वेश्चन आगे फिर वो कौन सा बच्चे, स्टेटमेंट बेस्ड है। तो स्टेटमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द नियर रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। Human capital formation and human development are one and the same concept. In light of the given statements, choose the correct alternatives from the following, ठीक है। तो 26 क्या है, 26 का ऑप्शन
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट्स आर द सेम, ये तो गलत है। तो ये आ गया स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, ये स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब 26 का जो ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, समझ लग गया आपको? बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने में समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके उसको दोबारा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है जी। अब इसका छोटा क्वेश्चन जो मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, आ रहा है 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, लिबर्टी इंडिकेटर्स मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू द सिटीजन्स। और सेक्शन स्टेटमेंट 2 क्या है, इंडिया प्रोवाइड्स fair constitutional protection to its citizens. In the light of the given statements, choose the correct alternatives from the following. Statement 1 is true and statement 2 is false. Statement 1 is false and statement 2 is true. तो बताइए 27th का क्या है? 27th का हमारा ऑप्शन है सी, बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। इंडिया प्रोवाइड फेयर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू सिटीजन, दे ही रहा है ना। लिबर्टी तो यही है कि सबको समान अधिकार है वोट डालने का, अपनी बात कहने का। ठीक है जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया सबको इक्वल मानने का। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन सी आ गया, ऑप्शन सी 28th आंसर। सो इट इज नेसेसरी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट टू द फॉर्मल सेक्टर रादर देन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो इसमें क्या कह रहा है, डिफेंडेड या रिफ्यूट कि इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर रादर देन इन फॉर्मल सेक्टर, इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो यहाँ आएगा, उसको डिफेंड करना है, रिफ्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर में, द स्टेटमेंट इज डिफेंडेड, स्टेटमेंट इज डिफेंडेड बिकॉज द फॉर्मल सेक्टर प्रोवाइड्स regular income and greater job security, और जॉब सिक्योरिटी भी देता है। ठीक है जी, रादर देन इनफॉर्मल। अब इसको आप जितना मर्जी चाहो एक्सप्लेन कर सकते हो, पर प्रॉपर आंसर यही है। ठीक है जी, और उसके बाद बी 28th क्वेश्चन का आंसर बी, क्योंकि दोनों में से करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट इन, रोल क्या है नॉन फार्मिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन फार्मिंग का जो रोल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो कह रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट इन द प्रमोटिंग रूरल डाइवर्सिफिकेशन। तो ये आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है जी, ये पहला। दूसरा आ जाएगा इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम। और तीसरा क्या आ जाएगा, रूरल इकोनॉमी विल ग्रो। इसके अलावा आपको कोई और भी पॉइंट लगता है कि वो उसका जेन्युइन आंसर है तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, ये आ गया 29th क्वेश्चन। ये मैं पहले लिख रहा हूँ 29th क्वेश्चन, 29th आंसर का क्वेश्चन का आंसर। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर विद रेफरेंस टू द करंट ग्लोबल चैलेंजेस। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, ये विंड है, वाटर है, सन है, तो क्या आपको समझ आ रहा है। वो कह रहा है कि डिस्कस एनी वन करंट इन्वायरमेंटल चैलेंज। तो जो विजुअली इम्पायर्ड है उनको तो ओनली इन ल्यू ऑफ क्वेश्चन की में ये सिर्फ लिखना है, इसको देखना नेचुरली वो नहीं देख पाएंगे, आपको इसको देख के आंसर देना है। ठीक है बच्चे, तो इसमें जो 29th है, तो जो दिक्कत लग रही है वो दिक्कत किसकी है बच्चे, वो है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है जी, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर। ठीक है जी, और उसके बाद इंक्रीज इन
कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउसेस गैसेस। ठीक है जी, किसकी वजह से हो सकता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। ओके, और ग्लोबल वार्मिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज आल्सो responsible for polar ice melting, floods etc, जिसकी वजह से फ्लड्स भी आते हैं। ठीक है बेटे, 29 ये आ गया। अब 30th क्वेश्चन की हम बात करेंगे बेटे। 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30th क्वेश्चन निकालिए, ये रहा 13th क्वेश्चन। डिस्कस एनी टू लिबरलाइजेशन मेजर्स pertaining to the financial sector introduced by the government of India during the economic reforms process of 1991। तो इसमें जो आपका पहला आया रीडिफाइनिंग, मैं दोबारा लिख देता हूँ, रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ आरबीआई। फाइनेंशियल में ही आया ना, आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। ठीक है बच्चे, रेगुलेटर से क्या बन गया? वो फैसिलिटेटर। और दूसरा क्या हुआ? रिफॉर्म्स टू एस्टैब्लिश प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ये चीज़ें हुई क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में यही दो चीज़ें, दो ही बोले ना उसने, डिस्कस एनी टू लिबरलाइजेशन मेजर। तो पहला क्या आया? आरबीआई का रोल रीडिफाइन हुआ, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन्वॉल्व हुए। ये आपका 30th का आंसर था। 30th यही मांगा था ना बच्चे उसने। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप आपको इसको एक्सप्लेन करना है आपको। चलिए, ये 30th क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो बच्चे 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत सिंपल, आपको सिर्फ ये बताना है, फ्रॉम द गिवन बिलो डाटा कंपेयर एंड कंट्रास्ट इंडियाज एंड चाइनाज सेक्टरल ट्रांसफर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड जीवीए एंड जीडीपी। सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीवीए जीडीपी, इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इंडिया एग्रीकल्चर में ज़्यादा आ रहा है, इंडस्ट्री में चाइना बेटर है, सर्विसेज सेक्टर दोनों का बराबर है। तो बस यही कंपैरिजन आपको लिखना है, और इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन डेट कंपेयर एंड कंट्रास्ट इंडियाज। ठीक है, और बताओ इंडिया, यहाँ लिख लो पहले पॉइंट में, चाइना इन चाइना इंडस्ट्री, पहले एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो इंडियाज एग्रीकल्चरल सेक्टर इज 15% contributed in GDP, which is almost double than चाइना। उसके बाद यहाँ 31 का ही सेकंड, 31 का सेकंड में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 31 के सेकंड में, 31 के सेकंड में यही आ जाएगा आपका इंडस्ट्री सेक्टर। चाइना इज परफॉर्मिंग बेटर इन इंडस्ट्री सेक्टर इन इंडिया देन इंडिया।
एंड बोथ इंडिया एंड चाइना आर डूइंग इक्वल इन सर्विस सेक्टर एज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपीज। ठीक है बच्चे, ओके जी। चलो अब ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो अब हमारा कौन सा बच्चे 30 सेकंड क्या कह रहा है वो, देयर आर मैनी फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ ए कंट्री, डू यू एग्री? देयर आर मैनी फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल, यस बहुत सारे हैं। तो 32 को आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन तो 4 नंबर का है, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करना है वो मैं आपको हेड्स बता देता हूँ, आप उसको आगे को एक्सप्लेन करते जाना। तो 30 सेकंड का जो आंसर आएगा, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। ठीक है जी, और उसके बाद क्या करना है आपको, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देके। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें करके आप क्या कर सकते हो, कितने फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 4 पॉइंट्स हैं, 4 नंबर का तो ये लिख सकते हो। तो आंसर, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? यस देयर आर मैनी फैक्टर्स, यस। तो इसका आंसर शुरुआत में ही हम लिख सकते हैं यस। ओके जी, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट हो। चलो अब हम क्या करेंगे, 33rd क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या देना है, कंट्रीब्यूशन क्या कह रहा है वो इसमें, तो इसमें वो क्या कह रहा है, इन अक्टूबर, ये क्या है, अडॉप्शन ऑफ विलेज बाय पार्लियामेंटेरियंस। In October 2014, the Government of India introduced a new scheme called Sansad Adarsh Gram Yojana. Under this scheme, members of the Indian Parliament needs to identify and develop one village from their constituencies. To begin with, MPs can develop one village as the model village of 2016 and 2 more by 2019, covering over 2,500 villages in India. According to this scheme, the village can have a population of 3,000 to 5,000 in the plains and 1,000 to 3,000 in hilly, and shouldn't be the MP's own village or spouse's village. MPs are expected to facilitate the village development plan, motivate villagers to take up the activities and build infrastructure in the area of health, nutrition and education on the basis of the given text. The common understanding, answer the following questions. State and discuss any two objectives which the Government of India wanted to achieve through Sansad Adarsh Gram Yojana. ठीक है जी, स्टेट द यार्डस्टिक्स फॉर सेलेक्टिंग द विलेजेस अंडर द स्कीम। इसी में से आंसर देना बच्चों, सिंपल सा, एक तरह कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन की तरह ये। तो 33rd में हमें क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई डेवलप 2 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आइडेंटिफाई one village and develop one village। ठीक है जी, और दूसरा क्या है, facilitate the development of the village क्योंकि उसने खुद कहा है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आंसर तो इसी में से ही है। ठीक है बेटे, और इसका ए आ गया, और बी क्या है, स्टेट द यार्डस्टिक्स। यार्डस्टिक्स क्या है, द विलेज कैन हैव अ पॉपुलेशन ऑफ, द विलेज कैन हैव द पॉपुलेशन ऑफ 3,000 to 5,000 in the plains and 1,000 से 3,000 in the hilly areas. ठीक है जी, मतलब इतनी पॉपुलेशन वाले विलेज चूज़ करने हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है
द विलेज शुड नॉट बी द MP's own or their spouse's village। अपना या अपनी वाइफ का गांव नहीं होना चाहिए, और अगर फीमेल है तो उसके हस्बैंड का गांव नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, कोई अनदर गांव होना चाहिए, उनका अपना गांव नहीं होना चाहिए। सिंपल इज दिस डेवलपमेंट के लिए। चलिए अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके दो ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34, ये 33 को मैं लाइन लगा दी। 34 क्वेश्चन का आंसर ए, और उसका पहला क्या है, एक्सप्लेन एंड टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो मेजर हमने लैंड रिफॉर्म्स किए हैं वो क्या है, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जिसको हम ज़मींदारी सिस्टम बोलते थे, वो ख़त्म कर दिया, और लैंड सीलिंग लगाया। ये दो चीज़ें की बच्चे, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड है, वाई वाज पब्लिक सेक्टर गिवन अ लीडिंग रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। ठीक है जी। तो इसका ये फर्स्ट का ए ऑप्शन के दो थे। देखो बच्चे, फर्स्ट के ए के 2 पॉइंट्स मैंने लिख दिए, ए आ गया। और अब सेकंड ये 34 क्वेश्चन के ए का ही सेकंड है ये, वाई द पब्लिक सेक्टर गिवन लीडिंग रोल, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस was lacking कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी बोथ, दोनों चीज़ें उनके पास नहीं थी। सो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट was low because of low demand। ठीक है जी। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑल्सो वांट टू फॉलो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, सो द गवर्नमेंट chooses to adopt पब्लिक सेक्टर PSUs। ठीक है बच्चे, ये 34 के ए क्वेश्चन के पार्ट हैं बच्चों ये। ठीक है जी, आपको एक इसका आंसर देना और इसका आंसर देना था, मैं ये मैंने लिख दिए। अब 34 क्वेश्चन का आपको ए करना है या बी करना है। मैंने ए करा दिया, मैं बी कराने जा रहा हूँ, आपकी मर्जी है आपने कौन सा आपको ईजी लग रहा था। ठीक है, बी। तो इसमें फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द रीजन व्हाई इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज परफॉर्मिंग पुअरली इन रिफॉर्म्स पीरियड। ठीक है जी, क्यों वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बिकॉज रिफॉर्म पीरियड में बच्चे क्या हुआ, क्योंकि इंपोर्ट होना शुरू हो गया था। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, बिकॉज चीपर इम्पोर्ट्स क्या हो गए थे, सस्ता हो गया था कम, तो इसलिए कंपटीशन ज़्यादा हो गया, तो इंडस्ट्री प्रभावित हो रही थी। डिक्रीज इन डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है जी, और लैक ऑफ पावर सप्लाई की भी कमी थी, लैक ऑफ पावर सप्लाई, इस वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं आ पाती थी, और लैक ऑफ कैपिटल, ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला कौन सा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। तो ये तो इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता कोई। ठीक है जी, तो यहाँ मैं डिफरेंस बना रहा हूँ, ये रहा। तो यहाँ आएगा बाइलेटरल ट्रेड,
ट्रेड और यूनिलैटरल ट्रेड, बाइलैटरल ट्रेड, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज, सो यहाँ पे आएगा ट्रेड ऑफ गुड्स, ये यूनिलैटरल लिखते हैं, मल्टीलैटरल था बेटा, यूनिलैटरल तो हो ही नहीं सकता, एक ही कंट्री के अंदर का हुआ ना, ये मल्टीलैटरल था, मैंने ओवर एक्साइटमेंट में यूनिलैटरल लिख दिया, मल्टीलैटरल। ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के रिविज़न करते रहिए। ठीक है, मैं आपको सारे मॉडल टेस्ट पेपर भी कराऊंगा आने वाले समय में, और आप मेरे चैनल पे जैसे कि आपको पता है सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं सारे सब्जेक्ट के, आप अपनी तैयारी करते रहिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।